हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का विज्ञान का चैप्टर नंबर 8। जो विज्ञान है उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, आप इसको पढ़ेंगे आज। इसमें इस चैप्टर का नाम दे रखा है अपना जीव जनन कैसे करते हैं। मतलब होता है कि जो जीव होते हैं वो जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनन क्या होता है। ठीक से, तो ये जनन क्या होता है। तो जनन का मतलब होता है जो जीव होता है उनके द्वारा नई संतान पैदा करना जनन कहलाता है। आप देख सकते होगे कि जो प्रत्येक जीव होता है वो अपनी समान नई संतति उत्पन्न करता है, मतलब नए बच्चे का जन्म देता है। इससे मनुष्य की बात की जाती है तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपने समान नए बच्चे को जन्म देता है। इसी को हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। नए बच्चे का जन्म मतलब नई संतति का निर्माण जनन कहलाता है। जो प्रक्रिया होते हैं प्रत्येक जीव होते हैं वह अपने समान एक नई संतति का निर्माण करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि गाय, भैंस, बकरी, ये सभी जो भी जीव होते हैं वो अपने समान नई संतति पैदा करते हैं। जैसे गाय होते हैं तो गाय बछड़ा देती है, वो अपने समान एक गाय को उत्पन्न करती है। जैसे बकरी होती है, बकरी को देती है। और मनुष्य होते हैं, नए बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये जो क्रिया होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये जनन कहलाते हैं। तो जनन को अपन सबसे पहले देखेंगे तो जनन किसके अंदर पाया जाएगा। तो जनन होता है वो जीव करते हैं। जो भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। तो सभी भी आप जीव को देख सकते हैं, वो क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या निर्जीव जनन करते हैं? नहीं। जो निर्जीव होते हैं वह जनन नहीं करते हैं, केवल सजीव ही जनन करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जो जीव होते हैं वो आखिरकार जनन करते कैसे हैं, है ना। तो कैसे जनन करेंगे ये, तो इसको आप पढ़ेंगे कि जीव कैसे जनन करते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जिससे आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो सीधे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप आखिर तक देखना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8। इसमें सबसे पहले आता है जनन। अब जनन क्या होता है, जनन के अंतर्गत जैसे जनन की बात परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले तो मैंने बोल दिया हैं कि आपको जनन का मतलब होता है कि जीवों द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा नोट कर लो। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे मनुष्य होता है तो मनुष्य का जन्म देगा। इसी प्रकार एक हाथी होता है तो वो हाथी को ही जन्म देगा। इस प्रकार क्या करेंगे, जो जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो अपनी समान नई संतति या नए जीव का उत्पन्न करते हैं। तो जनन किस में पाया जाता है, जनन पाया जाता है सभी जीवों के अंदर। जो भी जीव होते हैं उसमें जनन पाया जाता है। इसके विपरीत अपन देखें तो निर्जीव होते हैं, निर्जीवों के अंदर जनन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अब जनन की बात करते हैं तो जनन क्यों आवश्यक है। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि जनन क्यों आवश्यक है, तो जनन क्यों आवश्यक है, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अपनी अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जीव जनन करते हैं। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बनाए रखना चाहते हैं तो इसलिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। जनन करना अति आवश्यक होगा। अगर जीव जनन नहीं करते हैं तो वह अपने जो जीवन की जो निरंतरता है उसको नहीं बना सकते तथा धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो जनन प्रत्येक जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट है इसमें, ये परिभाषा होगी इसकी जनन की। जनन की परिभाषा क्या, जनन जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। जनन की परिभाषा होगी। अब प्रश्न पूछेगा जनन क्यों आवश्यक है, ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। ठीक है, कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, जो कोशिका होती है ना उस कोशिका का केंद्रक होता है। एक कोशिका का केंद्रक में क्या पाया जाता है, कोशिका के केंद्र में पाया जाता है गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्रों के डीएनए, गुणसूत्रों के अंदर क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों के अंदर क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। जिसका डीएनए का पूरा नाम क्या, जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है डीएनए। और के गुण के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। अब डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होते हैं। और जीन के द्वारा क्या होता है कि जीन क्या करता है, जो जीन होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुण को स्थानांतरित करता है। तीसरा पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे, डीएनए डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। जो डीएनए होता है वह क्या करता है, नई नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होते हैं। तो जो कोशिका होती है तो ये किस्म क्या होगी, इस कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है।
तो डीएनए के द्वारा जो कोशिकाएं बनेगी उसके अंदर विभिन्नता पाई जाएगी। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं। अगर डीएनए दूसरी कोशिकाएं बनेगी, ये एक समान तो हो सकती है परंतु एक समरूप नहीं, मतलब समान नहीं दिखाई देगी, है ना, उनकी कुछ रूप में परिवर्तन आएगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं विभिन्नता का महत्व। अब विभिन्नता का महत्व क्या होता है? तो विभिन्नता का महत्व होता है लंबे समय तक प्रजाति यानी स्पीशीज, है ना, जो जाति होती है लंबे समय तक जाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विभिन्नता का महत्व लिखिए। तो विभिन्नता का महत्व पहला हो जाएगा लंबे समय तक प्रजाति या जाति स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है। और सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है जैव विकास का आधार। जो विभिन्नता होता है वही जैव विकास का आधार होता है। ठीक है, जो भी जीव होता है अपने आप में यूनिक होता है। प्रत्येक कोई जीव अपने एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, वो एक दिखने में एक समान नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो विभिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक जीव के अंदर मानसिक रूप से भी विभिन्नता पाई जा सकती है और उनके समरूप मतलब वो समरूप नहीं होते, एक दूसरे से यूनिक होते हैं। प्रत्येक जीव क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अब विभिन्नता का महत्व पढ़ लिया। उसके बाद में आप लिखोगे प्रजनन के प्रकार। क्या लिखोगे? प्रजनन के प्रकार। अब जो जनन होते हैं, प्रजनन या जनन, ठीक है। अब जनन के प्रकार कितने होते हैं? जनन के प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है अलैंगिक प्रजनन, मतलब अलैंगिक जनन होगा, और दूसरा होगा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जनन दो प्रकार से होते हैं। तो अलैंगिक प्रजनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? केवल एक ही जीव होता है, वो अपनी समान नई संतति का निर्माण कर सकता है। बट जो लैंगिक प्रजनन होगा, इसमें जनन के लिए दो जीवों की आवश्यकता होगी। दो जीव मिलकर एक संतति का निर्माण करेंगे। दोनों जीव कैसे होंगे? विपरीत लिंग वाले होंगे। एक होगा नर और एक होगा मादा। नर और मादा मिलकर क्या बनाएगा? एक नया जीव बनाएगा। लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन है, इसके अंतर्गत एक ही जीव क्या करेगा? अपने टुकड़ों से नए जीव का निर्माण कराएगा। तो सबसे पहले अपन अलैंगिक प्रजनन को देखेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन आप लिखोगे अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में पहला लिखोगे एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है, मतलब केवल एकल जीव, अकेला जीव हो, अकेला जीव क्या करेगा? नए जीव को उत्पन्न करेगा। इसमें सेकेंड बात लिखोगे युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अब बात करते हैं तो इसमें जो युग्मक बनेंगे, युग्मकों का निर्माण अलैंगिक जनन में नहीं होगा, लेकिन लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, नर और किसका? मादा युग्मक। मादा युग्मक अंडाणु बनेंगे, नर युग्मक क्या बनेगा? शुक्राणु। लेकिन इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है नया जीव पैतृक जीव के समान या समरूप होता है। इसकी विभिन्न देखो, जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसके अंदर जो नया जीव होगा वह पैतृक जीव के समान होगा। जो अपने पिता होता है, जनक होगा, उसके समान, लगभग उसके समान या समरूप हो सकता है। लेकिन अब इसमें देखो, देख सकते हैं कि जो समान समरूप होते थे इसको क्लोन कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक एवं आकारिक रूप से जो समान जीव होते हैं, जनक के समान होते हैं, जो अपना जनक होता है वो जनक के समान ही होते थे, इसको हम क्या क्लोन शब्द भी प्रयोग करते हैं। इससे आप देख सकते हैं कि अमीबा होती है, अमीबा में द्विविखंडन विधि के द्वारा दो संतति अमीबा बनती हैं। अब दोनों संतति अमीबा इनके आकार एवं आनुवंशिक गुण से एक समान होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? समरूप होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्लोन भी कहते हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है सतत गुणन के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी माध्यम होता है। इसमें क्या होगा कि जो जनन होगा है, आप जनन की बात करते हैं तो जनन क्या होता रहेगा? इसमें जनन इस प्रकार से होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से दो संतति पैदा होगी, अब इसमें भी द्विविखंडन, ये भी द्विविखंडन करेगी, इस प्रकार इसमें जनसंख्या बढ़ती रहेगी। ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। अब जो निम्न वर्ग के जीव आते हैं जैसे अमीबा आते हैं, इन सभी के अंतर्गत अमीबा होती है और ईस्ट होते हैं, स्पाइर वगैरह जो भी होते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है? ये सभी इन जीवों के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है। अब सेकंड बात करते हैं लैंगिक प्रजनन। आप नोट करोगे, लिखोगे लैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत क्या होगा कि दो एकल जीव, एक नर एक मादा, क्या होगा कि दो एकल जीव होंगे, मतलब जिसके अंदर केवल एक लिंग, विपरीत लिंग वाले ना, आप बोल सकते हैं कि दो 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 जीव, है ना, दो जीव कैसे होंगे? विपरीत लिंग वाले होंगे। एक तो होगा नर और एक होगा मादा, मिलकर एक नए जीव उत्पन्न करते हैं, तो इसको हम कहेंगे लैंगिक प्रजनन कहेंगे। अब इसमें नर युग्मक वहाँ मादा युग्मक बनते हैं। क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक क्या हो जाएगा? नर युग्मक हो जाएगा शुक्राणु, और मादा युग्मक हो जाएगा अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु इसके अंतर्गत बनते हैं। फिर देखोगे नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है। आनुवंशिक जो उनके गुण हैं वो तो पैतृक के समान होंगे, मतलब उनके जनक पिता के समान होंगे। ठीक है, जो जनक होंगे उनके समान होंगे, परंतु समरूप नहीं होंगे, वो एक जैसे नहीं दिखे जाएंगे। जैसे मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में क्या होता है कि कुछ गुण अपने माता पिता के समान होते हैं, लेकिन
अपने माता पिता के जैसे समरूप एक जैसे नहीं दिखा देते हैं, ठीक ना। मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है। मतलब हर लोग क्या होता है, यूनिक होता है, अपने माता पिता से कुछ अलग होता है। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब इसमें क्या देखो, विभिन्नता जरूर आएगी। जो लैंगिक जनन होता है वो प्रजातियाँ होती हैं, प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। जो उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, ये होता है कहाँ पर पाया जाता है, जो उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं उच्च वर्ग के जीव में क्या क्या जो स्तनधारी आते हैं, इनके अंदर क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाएगा। ठीक है, स्तनधारी के अंतर्गत अपन सब आ गया, जैसे मनुष्य आ गया, मनुष्य है, उसके बाद जीव जंतु है, बड़े बड़े जानवर, इस सभी किसके उच्च वर्ग में आ गए। ठीक है, इनके अंदर कौन सा जनन पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन अलैंगिक प्रजनन की विधियाँ। अब इसके क्या क्या विधियाँ हैं। सबसे पहली विधियों पढ़ेंगे तो विधियों में सबसे पहला आता है अपना जो विखंडन। विखंडन है ना, इस प्रक्रिया में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित होती है। अब सबसे पहली विधि आएगी अपन विखंडन है ना, फ्यूजन। फ्यूजन के अंतर्गत क्या होता है कि एक कोशिका दो दो हो सकती है या दो से अधिक कोशिका में विभाजित हो जाते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, विखंडन कहेंगे। अब विखंडन भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, विखंडन भी दो प्रकार का होगा है ना। अब विखंडन की बात करते हैं इस प्रकार, जैसे अपन बात करते हैं एक कोशिका दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसको हम कहेंगे द्विविखंडन। और दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुविखंडन। अब यहाँ पे देख सकते हैं पहला है द्विविखंडन। जो विखंडन होता है इसके दो भाग है। द्विविखंडन जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। जीव किसकी कितनी कोशिकाओं में विभाजित होता है, दो कोशिकाओं में विभाजित होता है। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा का आप देख सकते हैं, अमीबा का चित्र। ठीक है, इसमें जो अमीबा होती हैं वह एकल होते हैं। इसके बाद में धीरे धीरे अपने केंद्र का विभाजन करते हैं, केंद्र के विभाजन के साथ साथ अपनी बॉडी को भी विभाजित करती रहती है। इसके फलस्वरूप क्या होती है, बॉडी 20 में से सिकुड़ जाती है और केंद्र दोनों और हो जाते हैं। इसके बाद में ये दो दो संतति दो दो संतति कोशिका प्राप्त हो जाती है, मतलब दो संतति अमीबा प्राप्त हो जाती है। इसमें एक से दो बने, मतलब द्विविखंडन हुआ। अब नेक्स्ट देखोगे इसमें बहुविखंडन। बहुविखंडन के अंतर्गत क्या आता है कि जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। जो जीव होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक, बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए इसमें दे रखा प्लाज्मोडियम दे रखा। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुविखंडन विधि पाई जाती है, आपको याद रखना। ठीक, अब प्लाज्मोडियम की बात करते हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार से चारों ओर एक आवरण बन जाता है, मोटा आवरण बन जाता है। इस आवरण के अंदर क्या होता है, प्लाज्मोडियम में कुछ प्लाज्मोडियम का विभाजन होने से पहले इसमें केंद्र का विभाजन होगा। ठीक है, अब वो केंद्र क्या करे, केंद्र चारों ओर से क्या कर लेगा, कोशिका द्रव्य को घेर लेगा एक परत के द्वारा। इस प्रकार से एक नए प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। उसके बाद में ये भित्ति फट जाती है, फटने के बाद में ये बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बहुविखंडन पाया जाता है, बहुत सारे जीव बन जाते हैं। ठीक, एक जीव से बहुत सारे जीव बन जाते हैं, तो इसको कहेंगे बहुविखंडन। आप कभी कभी देखना कि जो अमीबा होते हैं, अमीबा भी अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने सारों ओर क्या कर लेती है, कठोर आवरण बना लेती है। अमीबा भी एक बहुविखंडन के द्वारा जनन कर सकते हैं। जब प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो अमीबा अपने चारों ओर से त्रिस्तरीय आवरण बना लेते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब होता है तीन परतों का आवरण बना लेते हैं। इस जो आवरण बनता है इसको हम कहेंगे पुटी भवन। जो आवरण बनता है इसके बनने की जो प्रक्रिया होगी इसको हम कहेंगे पुटी भवन। अब क्या करेगी, जो अमीबा होती है, जनक अमीबा होती है, सबसे पहले अपने केंद्र को बहुत सारे केंद्रों को विभाजित कर देगी इस प्रकार से। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या करेगा, एक केंद्र प्रत्येक केंद्र अपने चारों ओर से क्या कर लेगा, घेर लेगा, जीव द्रव्य को घेर लेगा। इस प्रकार से जीव द्रव्य घेर लेगा, क्या होगा फिर इसके बाद में ये जो अमीबा है पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद में ये चारों ओर से जो भित्ति होती है वो फट जाते हैं। इसके बाद में ये अमीबा बाहर आ जाते हैं। तो एक अमीबा से बहुत सारी अमीबा बन गई। तो अमीबा के अंदर भी प्रतिकूल परिस्थितियों में वो विखंडन पाया जाता है। इसका उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम आपको याद रखना। और कभी कभी क्या होता है, जो अमीबा होती है वह भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने चारों ओर एक त्रिस्तरीय आवरण बना लेती है। इस आवरण को हम कहेंगे पुटी भवन। तथा इसके अंदर जो अमीबा होते हैं वह बहुत सारे केंद्रों को विभाजित होकर अपने सारों से जीव द्रव्य घेर लेती है, तथा प्रतिकूल परिस्थिति आने पर वो बारिश से भित्ति फट जाती है। फटने के बाद में बहुत सारी संतति अमीबा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में देखेंगे खंडन। ठीक है, जो फ्रेगमेंटेशन होता है खंडन होता है। अब खंडन की बात करते हैं, खंडन में क्या होता है, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। बहुकोशिकीय जीव कैसे जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। और ये टुकड़े वर्गीकरण एक नए जीव विकसित हो जाते हैं। तो ये टुकड़े वर्गीकरण क्या एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जिससे आप इस स्पाइरोगाइरा का उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है, स्पाइरोगाइरा के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे स्पाइरोगाइरा दे रखा है। इस स्पाइरोगाइरा के अगर टुकड़े कर दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा और वापस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इससे
स्पाइरो वगैरह होता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए जाए तो प्रत्येक टुकड़े से क्या हो जाएगा, प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे खंडन। खंडन विधि का उदाहरण है स्पाइरो वगैरह, ठीक है। इसको आप नोट कर लोगे। उसके बाद में अपना आता तीसरा प्रकार आता है पुनरुद्भवन। इसको पुनर्जनन भी कहते हैं, ये ठीक है। पुनरुद्भवन, पुनर्जनन या रीजनरेशन। अब इसमें क्या होगा कि इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसको वैसे आप देखोगे जो पुनरुद्भवन होता है वह जनन की विधि नहीं आती, लेकिन तो भी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो जीव होता है वह अपने जो टुकड़े हो जाते हैं उस टुकड़े से क्या होता है नया जीव बना लेता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि जो जीव जिस भी जीव का जो टुकड़ा होता है उस जीव का लगभग 1/6 भाग होना जरूरी है, तब जाके वो अपना नया जीव बना सकता है, अन्यथा नहीं बना सकता। जैसे आपने देखा होगा जो छिपकली होती है ना, छिपकली को सब जानते हैं, छिपकली होती हैं, ठीक है। अब छिपकली की जो पूँछ होती है वो टूट जाती है, ठीक है। पूँछ छिपकली की पूँछ टूट जाती है और कुछ समय के बाद में वह पूँछ वापस आ जाती है। तो वो क्या पाया जाता है, वो रीजनरेशन पाया जाता है, मतलब उसमें पुनरुद्भवन होता है, वो वापस से नया अंग बन जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं स्टार फिश होते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन तारा मछली। तारा मछली होते हैं, स्टार फिश होते हैं, जिसके अगर एक टुकड़ा टूट जाता है तो कुछ समय वो वापस टुकड़ा जुड़ जाता है। मान लो ये टुकड़ा जो टूटता है वह उस जीव का 1/6 भाग होगा, तो उस टुकड़े से एक नया जीव बन जाएगा। तो इस प्रकार से एक नया जीव भी बन सकता है। तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं रीजनरेशन मतलब पुनर्जनन के अंदर होता है। इस प्रक्रिया में किसी कारणवंश मतलब कोई कारणवंश होता है जब कोई जीव कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक। कोई भी कारण हो सकता है कि किसी कारणवंश क्या होता है कि जो जीव होता है कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन कहेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट देख सकते हैं इसके अंतर्गत आएंगे, इसका उदाहरण पुनरुद्भवन का उदाहरण देख सकते हैं प्लेनेरिया, हाइड्रा, ठीक है। ये प्लेनेरिया और हाइड्रा ये देख सकते हैं आपने, ये प्लेनेरिया है, ठीक है। ये प्लेनेरिया, इस प्लेनेरिया का किसी कारणवंश कोई भी कारणवंश मतलब अपने आप क्या हो जाता है, इस अगर कुछ गिर गया या ऐसे कुछ कारण जो प्राकृतिक रूप से क्या होता है इसके जो अलग अलग टुकड़े हो गए, ठीक है, इसके 3 टुकड़े हो गए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नया जीव बना लेगा। तो इस प्रकार से इसको हम कहेंगे पुनरुद्भवन। अब इस प्रकार में देखा जा सकता है कि जो जो भाग टूटा होता है वह भाग उस जीव का 1/6 भाग होगा तो नया जीव बन सकता है, अन्यथा नहीं बनेगा, ठीक है। ये हाइड्रा दे रखा है, हाइड्रा के अंदर भी नए जीव बन रहे। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुकुलन की, कि बडिंग। तो मुकुलन का मतलब क्या होता है, मुकुलन के अंदर क्या होता है कि जो कुछ जीव होते हैं वह सबसे पहले उन जीवों से एक प्रवध निकलता है जिसको कलिका होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, मुकुल बोलेंगे। उस मुकुल जैसे कोई जीव होता है, यहाँ से इस प्रकार से क्या निकली, कलिका निकलेगी, ठीक है। अब ये कलिका क्या होगी, ये कलिका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये धीरे धीरे विकसित हो जाएगी, ठीक है। इस कलिका को हम कहेंगे बड़ या मुकुल कहेंगे। ये इस जो ये प्लांट होता है इससे पोषण प्राप्त करेगी, इसके बाद साथ पोषण प्राप्त करके धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी और पूर्णतः विकसित हो जाने के बाद में यह इस जनक से अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक नया जीव बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे मुकुलन कहेंगे। मुकुलन में इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं, ठीक है। उभार उत्पन्न होता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है। जिसे इस प्रक्रम में क्या होता है, जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे मुकुल कहते हैं। यहाँ पे एक उभार उत्पन्न होता है, इसको हम क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। यह मुकुल पहले नन्हे फिर पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। पहले कैसा होता है, पहले छोटा होता है फिर पूर्ण रूप, यहाँ फिर छोटा था फिर ये बड़ा हो गया, इस प्रकार बहुत बड़ा जीव बन गया, ठीक है। पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है तथा जनक से अलग हो जाता है। फिर क्या होता है, ये पूर्ण विकसित हो जाने के बाद में जो जनक होता है ये वाला इससे अलग हो जाता है। तो ये क्या होता है, मुकुलन के अंतर्गत आता है, ठीक है, बडिंग के ऊपर अंतर्गत। अब इसमें बडिंग के अंतर्गत देख सकते हैं इसका उदाहरण दे रखा है, हाइड्रा, ईस्ट और खमीर दे रखा, ठीक है। हाइड्रा है, ईस्ट है और खमीर है। तो ये डायग्राम आप इसको बना लेना, ठीक है। हाइड्रा में मुकुलन का डायग्राम दे रखा आपको। इसके बाद में जो 5वां प्रकार आएगा वो आएगा बीजाणु समासंग। अब बीजाणु समासंग या बीजाणु द्वारा भी कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत देख सकते हैं सबसे पहले तो इसमें बीजाणु समासंग में कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर बीजाणु धानी बनती है, ठीक है। जो जीवों के तंतुओं के सिरे पर क्या बनती है, बीजाणु धानी बनती है, जिनमें बीजाणु होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, ये बीजाणु दानी होती है, इसके अंदर क्या स्पोर होते हैं, ठीक है, स्पोर होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होते हैं जो एक मोटी भित्ति से रक्षित होते हैं। बीजाणु गोल संरचनाएं होते हैं जो एक मोटी भित्ति से क्या होती है, रक्षित होती है। मोटी भित्ति होती है, इसके चारों अनुकूल परिस्थितियों मिलने पर ये बीजाणु वृद्धि करने लगता है। अनुकूल जब परिस्थिति मिलती है, अगर ये बीजाणु क्या होता है जमीन पर गिर जाता है, अनुकूल परिस्थिति मिलेगी और अनुकूल परिस्थिति मिलने पर क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट के रूप में वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा, फिर कल बात करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा इश्यू आ गया था, तो अपन बात करते हैं बीजाणु समासंग। किसकी, बीजाणु समासंग। तो आपने देख लिया कि जो स्पोर होते हैं वो जमीन पर गिर जाने से अंकुरित होकर नया जीव बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है कायिक प्रवर्धन। जो अगली विधि होती है वो जो अलिंगी जनन की
छठी विधि वो कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। कायिक प्रवर्धन में कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्तियाँ आदि से होता है। आप देख सकते हैं पौधे के अंदर कायिक भाग होते हैं, ठीक है। कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जड़ होती है, जड़ के बाद में क्या होता है, तना होता है। अब तने के बाद में तना है, ठीक है। तने के बाद में क्या होता है, जो पत्तियाँ होती है इसके, पत्तियों के द्वारा भी कायिक जनन होता है, जो पत्तियाँ होती हैं उनके द्वारा भी कायिक जनन होता है। तो पौधों के कायिक भाग कौन कौन से हैं, जड़ हैं, ये जड़ जो नीचे होती है इसको जड़ बोलते हैं। उसके बाद तना, जो तना है, तना होता है, तथा पत्तियाँ होती हैं, इनके द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। जिसे जड़ों के द्वारा नया प्लांट सूख जाता है, जो जड़ होती है, ठीक है। इस प्रकार जड़ी होती है, जड़ी निकलती है, जड़ों के द्वारा क्या होता है, एक नया प्लांट सूख जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा इस प्रकार, जैसे ये ज़मीन है ना, इसके नीचे बहुत सारी जड़ होती है और ये जड़ यहाँ पर जा जाती है। यहाँ से क्या, इस जड़ के द्वारा ही जड़ से ही जड़ के ऊपर एक उभारा जाता है। यहाँ से क्या होता है, एक प्लांट, न्यू प्लांट सूख जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या, एक नया पौधा उग जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ों के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से एक नया मतलब पेड़ पौधा उग जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं तना होता है। तना होता है, अगर तने को काट के लगा दिया जाए, तनी जो तना होता है उससे भी क्या हो जाता है, उस तने के द्वारा भी एक नया प्लांट बन जाता है। इसी प्रकार आपने पत्ती देखी होगी, जो पत्ती होगी, ठीक है। अब इस पत्ती की बात करते हैं। इस पत्ती के जो साइड से किनारा होता है, इस किनारों से क्या होता है, ये अगर पत्ती ज़मीन पर गिर जाती हैं तो जब इसको नमी मिलेगी, मतलब नमी वाला स्थान मिलेगा, तो वहाँ से क्या होगा, ये ज़मीन से चिपक करके इस पत्ती के किनारों से क्या होगा, एक न्यू प्लांट्स, इस प्रकार से न्यू प्लांट्स उग जाएगा, ठीक है। न्यू प्लांट्स उग जाएगा इस पत्ती के किनारों से। तो इसमें इस प्रकार से क्या होता है, पौधों के अंदर कायिक प्रवर्धन होता है। अब प्राकृतिक विधियाँ देखेंगे, जो कायिक प्रवर्धन होती है, इसकी प्राकृतिक विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब प्राकृतिक विधियों के अंदर देखेंगे, प्राकृतिक विधियों का मतलब जो अपने आप होती है, जो प्रकृति में होती है, ठीक है। तो प्राकृतिक विधि का मतलब होता है जो अपने आप प्रकृति के अंतर्गत होती है, इसको बोलेंगे प्राकृतिक विधियाँ। जड़ के द्वारा क्या होता है, डहेलियाँ और शकरकंदी आ जाएगा। उसके बाद में तने द्वारा जो तना होता है, तनों के द्वारा आलू और अदरक का उदाहरण आ गया। इसमें जो तने के द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, वो उदाहरण है आलू और अदरक। आलू और अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तने के द्वारा होता है। पत्तियों द्वारा होता है बायोफिल्म की, जो पत्तियाँ की कोर पर कलिकाएं होती हैं, जो विकसित होकर नया पौधा बना लेती हैं। मैंने बताया आपको बायोफिल्म का जो पत्ती होते हैं, इस प्रकार की पत्ती होती, ठीक है। इस पत्ती में क्या होता है, इसके किनारों पर क्या होता है, किनारों पर क्या हो जाता है, नया प्लांट उग जाता है। अगर ये ज़मीन के संपर्क में आ जाती है, नमी वाले स्थान के संपर्क में आ जाती है, तो इससे क्या हो जाएगा, एक नया पौधा बन जाएगा, ठीक है। अब कृत्रिम विधि के अंतर्गत देखेंगे, कृत्रिम विधि जो कि कृत्रिम रूप से मानव के द्वारा जनन करवाया जाता है, ठीक है। रोपण का, जिसको रोप के, ठीक है, जो आम, इसका उदाहरण हो जाएगा आम रोपण विधि। उसके बाद में आ जाएगा कृतन, फिर आ जाएगा लहरिंग, ठीक है। इस समय का होता है लहरिंग। तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे सबसे पहले, ये केवल आप देख लेना इसको। उसके बाद में अपन बात करते हैं उत्तक संवर्धन की। उत्तक संवर्धन इस विधि में शाखा के जो इस विधि में उत्तक संवर्धन के इस विधि में शाखा के सिरे से कोशिका लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। जो शाखा होती है कि सिरे से क्या कोशिका लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है, जो पोषक पदार्थ होते हैं उसके माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जैसी केलस कहते हैं में परिवर्तित हो जाते हैं। केलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है, जहाँ उसमें विभाजित होकर नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे फिर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण आ जाएगा अर्किक और सजावटी पौधे। नेक्स्ट देखेंगे अपन कायिक संवर्धन के लाभ। इसके लाभ क्या क्या होते हैं कायिक संवर्धन के। तो कायिक संवर्धन में बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। अब ऐसे जीव पौधे कौन कौन से जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। बीज नहीं उत्पन्न करने वाले पहले तो केला होता है जो बीज उत्पन्न नहीं करता, और गुलाब भी बीज उत्पन्न नहीं करता। अब इनके द्वारा अगर बीज उत्पन्न नहीं करेंगे तो भी इन कायिक प्रवर्धन की विधि के द्वारा हम नया प्लांट उगा सकते हैं। नए पौधे आनुवांशिक रूप में जनक के समान होते हैं। जिससे नए पौधे होते हैं वो कैसे होंगे, कायिक संवर्धन के अंतर्गत जो भी नए पौधे उगाए जाएंगे वो आनुवांशिक रूप से जनक होता उसके समान ही होंगे, मतलब आनुवांशिक रूप से जनक के समान होंगे। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। जिसके अंदर बीज नहीं होंगे उसको उगाने में भी हमको मदद मिलेगी कायिक संवर्धन विधि के द्वारा, ठीक है। पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका, पौधे को उगाने का एकदम सस्ता और आसान तरीका होगा, ठीक है। आसान और सस्ता तरीका आप देख सकते हैं कि अगर किसी आम को आप उगाते हैं तो उसकी घोंटी को अगर उगाते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर कलिका निकलेगी, उसके बाद फिर एक नया प्लांट बनेगा और उसको बहुत बड़ा पेड़ बनने में बहुत समय लग जाएगा। इसके विपरीत अगर कायिक संवर्धन के द्वारा किसी प्लांट्स को उगाया जाता है तो इसको जल्दी से क्या हो जाता है, जल्दी से हम एकदम बड़ा उगा सकते हैं, उसके बाद में जल्दी से हम फल लगवा सकते हैं। ये पूरा कायिक संवर्धन के अंतर्गत आता है। अब अपन अगला पढ़ेंगे लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन क्या होता है। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। इसमें जब क्या होता है कि नर और मादा युग्मक दोनों मिलेंगे, नर युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, जब दोनों मिलेंगे तब
इनका निषेचन होगा सलयन के बाद में युग्मनज बनेगा, युग्मनज है ना, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में क्या होगा, फिर नया जीव उत्पन्न बनेगा। ठीक है, संतति में नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं, ठीक है, ये स्पर्म होता है और स्पर्म के साथ अगर अंडाणु मिल जाता है तो इनके मिलने की जो प्रक्रिया होता है, इनका सलयन क्या कहलाता है, इनका मिलना कहलाता है निषेचन कहलाता है। अब निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, एक जाइगोट का निर्माण होता है, जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, भ्रूण का निर्माण होगा। ठीक है, भ्रूण का एम्ब्रियो का निर्माण होगा, युग्मनज बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, युग्मक से बनेगा युग्मनज, युग्मनज से बनेगा भ्रूण बनेगा। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होते हैं, तो जो लैंगिक प्रजनन होगा इसके अंदर जो संतति होगी वो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता होगी, वो एक समान नहीं दिखाई देगी। ठीक है, पुष्प पौधों में लैंगिक जनन, ये तो ऊपर वाला होता है मनुष्य के अंदर, लेकिन जो पुष्प पौधे होते हैं उनमें कैसे लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन कैसे होता है, फूल पौधे का जनन अंग होता है। लैंगिक जनन के लिए सबसे पहले क्या होता है, जो पुष्प होता है वही लैंगिक जनन के लिए सहायक होता है। तो जो पुष्प होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। एक फूल के मुख्य भाग बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री के एवं पुंकेसर होते हैं। एक जो प्लांट्स होता है उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है। एक प्लांट्स की बात करते हैं तो ये प्लांट्स होता है इस प्रकार, ठीक है। इसके बाद में इस प्रकार ये पुंकेसर होते हैं, इसके सॉरी ये होता है पुंकेसर और ये होता है बीच वाला जायंग, ठीक है। और इसके जो सबसे बाहरी भाग होता है ये हरे रंग का होता है, इसको बोलेंगे बाह्य दलपुंज बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये होता है इसका पंखुड़ियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ को क्या बोलेंगे, दलपुंज बोलेंगे। इस प्रकार से मुख्य 4 भाग होते हैं। ये पुष्पासन होता है, ठीक है, जहाँ पे पुष्प होता है वहाँ पुष्पासन बोलेंगे। इस प्रकार से पौधे के अंदर क्या क्या होगा, बाह्य दल होगा, पंखुड़ियाँ मतलब जिसको बोलेंगे दलपुंज बोलेंगे, स्त्री केसर होगा और पुंकेसर होगा। स्त्री केसर 20 वाला जो भाग होगा इसको स्त्री केसर बोलेंगे और इस प्रकार से 12 वाला जिसको पुंकेसर बोलेंगे, ठीक है। तो पौधे जो फूल होते हैं, फूल के मुख्य भाग कौन कौन से, बाह्य दल, दलपुंज, उसके बाद में आ जाएगा पुमंग और जायंग, ठीक है। फूल के प्रकार, अब फूल के कितने प्रकार होते हैं, फूल कौन कौन से प्रकार के होते हैं। फूल का प्रकार उभयलिंगी पुष्प, उभयलिंगी पुष्प का मतलब होता है द्विलिंगी पुष्प भी कहते हैं। इस तरीके से वहाँ पुष्प दोनों उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों और गुड़हल का पौधा देखा होगा। अब उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत क्या होगा कि उस पुष्प के अंदर ही क्या होगा, जायंग भी होगा और प्लस जो क्या होगा, जायंग भी होगा और क्या होगा, पुमंग भी होगा, कि दोनों एक ही पुष्प के अंदर होंगे। उसको उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। अब एक लिंगी पुष्प की बात करते हैं तो स्त्री केसर और पुंकेसर में से एक ही जननांग उपस्थित होता है। एक पुष्प होता है उसमें केवल कौन सा हो सकता है, स्त्री केसर हो सकता है और दूसरे का या पुंकेसर हो सकता है। ये कहने का मतलब ये होता है कि 2 पुष्प होते हैं, एक पुष्प के अंदर स्त्री केसर हो सकता है और दूसरे में पुंकेसर हो सकता है, मतलब दोनों अलग अलग होते हैं। एक पुष्प के अंदर दोनों नहीं पाए जा सकते, एक ही पुष्प के अंदर दोनों नहीं पाए जा सकते, दोनों अलग अलग पुष्प में होते हैं। मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों अलग अलग पुष्प में होंगे, इसको हम कहेंगे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। अब दोनों एक ही पुष्प के अंदर होंगे तो इसको कहेंगे हम उभयलिंगी पुष्प या द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज इसका उदाहरण है, ठीक है। अब पुष्प की संरचना इस प्रकार से देखी जा सकती है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, 20 वाला जो भाग होता है इसको हम बोलेंगे जायंग बोलेंगे, ठीक है। अगर जायंग और यहाँ पे ये पुमंग वाला है भाग है, मतलब अलग अलग प्रकार के पुंकेसर है। जब एक ही पुष्प के अंदर होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विलिंगी पुष्प कहेंगे। एक पुष्प का जो इसने अनुदैर्घ्य काट रखा है, इस प्रकार से तिरछा अनुदैर्घ्य काटा है, इसको देख सकते हैं। ये क्या होता है, प्रागकोश होते हैं, इसको पुंकेसर बोलेंगे। ये क्या होते हैं, ये पुंकेसर मतलब प्रागकोश होते हैं। ऊपर वाला प्रागकोश है और नीचे वाला ये तंतु वाला ये भाग है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम बोलेंगे प्रागकोश और नीचे वाला ये वाला भाग होगा, इसको धागेनुमा संरचना इसको बोलेंगे तंतु या फिलामेंट्स बोलेंगे। अब इसमें वर्तिकाग्र, ऊपर वाला भाग को वर्तिकाग्र बोलेंगे और यहाँ पे वर्तिका और नीचे वाला भाग क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। और ये पूरा क्या एक स्त्री केसर है, ठीक है। इसके बाद में जो भाई वाला, अब इसको जो हरे रंग का होता है, हरे रंग का जो भाग है इसको बोलेंगे बाह्य दलपुंज बोलेंगे और जो पंखुड़ियाँ होती हैं इसको बोलेंगे दलपुंज। जो कलर जिस संरचना वाली पंखुड़ियाँ होती है इसको बोलेंगे दलपुंज, ठीक है। ये पुष्प की संरचना होगी। अब पुष्प के अंदर जो सहायक भाग होते हैं वो तो होगा बाह्य दलपुंज हो जाएगा, मतलब सहायक, और एक हो जाएगा पंखुड़ियाँ, इसको बोलेंगे दलपुंज बोलेंगे। इसके बावजूद जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, सहायक भाग होते हैं, सहायक भाग कौन कौन से लैंगिक जनन के लिए आवश्यक भाग होते हैं वो हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ये वाला भाग है ना, इसको बोलेंगे स्त्री केसर और एक हो जाएगा पुंकेसर। ये दोनों लैंगिक जनन के लिए सहायक भाग होते हैं। अब जनन कौन करेगा, पुंकेसर और स्त्री केसर करेंगे। इसके बाद में बीज निर्माण की प्रक्रिया, अब बीज का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया, प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत तो प्रोसेस का मतलब होता है, यहाँ पे देख सकते हैं बीज निर्माण की प्रक्रिया। बीज निर्माण की प्रक्रिया नोट लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे प्रागकोश में उत्पन्न परागकण, जो परागकोश होता है, ठीक है, ये होता है अपना परागकोश। क्या होता है, ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको क्या बोलेंगे, परागकोश होता है। परागकोश में उत्पन्न परागकण, जो परागकण कहाँ पे उत्पन्न होंगे, परागकोश के अंदर, हवा, पानी या जंतु द्वारा।
ये इसका माध्यम होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा जा सकता है, प्राणी के द्वारा और जंतु के द्वारा। उसी फूल के वर्तिकाग्र, मान लो कि वो जो फूल, वही फूल हैं, ये वर्तिकाग्र है ना, ये क्या है? वर्तिकाग्र हैं। तो इसके जो ये वर्तिकाग्र, ठीक है, ये पूरा वर्तिकाग्र है, ये वाला वर्तिकाग्र, ठीक है, ये वाला भाग वर्तिकाग्र है। अब ये परागकण यहाँ से यहाँ तक आते हैं, तो इसका माध्यम क्या हो सकता है? हवा भी हो सकती है, पानी भी हो सकता है, और जंतु के द्वारा भी ये परागकण यहाँ से उड़ के यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। फूल के वर्तिकाग्र पर यहाँ दूसरे फूल के वर्तिकाग्र, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर भी जाएंगे और यहाँ दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। इस क्रिया को हम कहेंगे परागण कहेंगे। क्या कहेंगे? पर परागण पर स्थानांतरित होता है, ठीक है। उसी पुष्प के अंदर जा सकता है, अगर दूसरा पुष्प है दूसरे पुष्प के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब परागकण से एक नलिका विकसित होती है, जो परागकण होता है उससे एक नलिका विकसित होते हैं, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड द्वार तक पहुँचते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? एक वर्तिकाग्र होता है और यह होता है बीजांड द्वार, ठीक है। अब यहाँ से ये परागकण यहाँ से दूसरे जो परागकोश होता है वहाँ से परागकण यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा? एक पराग नली, परागकण से एक नलिका, इस प्रकार नलिका आएगी और वो कहाँ पर आएगी? अंडाशय तक। इसको परागकणों को, दो परागकणों को अंडाशय तक ले जाएगी, ठीक है। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है। जो अंडाशय होता है यहाँ पे क्या होता है? नर एवं मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनस का निर्माण होता है। अब यहाँ पे निषेचन होगा, किसका निर्माण होगा? युग्मनस का निर्माण होगा, ठीक है। युग्मनस में विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होगा। जो युग्मनस होगा, युग्मनस में विभाजन होकर इसमें विभाजन होगा, उसके बाद क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाएगा। जो बीजांड होता है उससे एक कठोर आवरण विकसित होकर किस में बदल जाएगा? बीज में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है वो किस में बदल जाएगा? जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है तथा फूल के अन्य भाग जड़ जाते हैं। उसके बाद जो फूल के अन्य भाग क्या हो जाते हैं? जड़ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक बीज का निर्माण होता है, बीज और फल का निर्माण इस प्रकार होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परागकण, ठीक है, इसी तरह दे रखा आपका, ये परागकण होता है। जब परागकण यहाँ से जो परागकोश होता है वहाँ से यहाँ पे ये परागकण आए, ठीक है। परागकण क्या होता है? एक नलिका होती है, इस नलिका के माध्यम से क्या होता है? इस नलिका के माध्यम से यहाँ से ये पराग नली होती है, नर युग्मक आ रहे यहाँ से, ठीक है, क्या है? नर युग्मक आ रहे हैं, यहाँ से ये जाके यहाँ तक मिलेंगे, ठीक है। मादा युग्मक के अंतर्गत क्या होगा? इनका निषेचन होगा। ये बाहर वाला जो आवरण होगा इसको बोलेंगे अंडाशय आवरण बोलेंगे, ठीक है। और जो अंदर वाला होगा इसको बोलेंगे बीजांड। अब बीजांड में ये प्रवेश करेगा, जब यहाँ पर प्रवेश करता है इनका सलयन होगा, ठीक है। अब इनका सलयन होगा तो यहाँ से क्या बनेगा? युग्मनस बनेगा। युग्मनस बनने के फलस्वरूप क्या होगा? युग्मनस से भ्रूण बन जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? बीज का निर्माण और फल का निर्माण होता है। वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण इस प्रकार दर्शाया गया है, ठीक है। चित्र को ध्यानपूर्वक देखकर समझ लेना। उसके बाद में आप मानव में प्रजनन कैसे होता है? सर अपने आज चर्चा कर ली जो पुष्प होता है उसमें प्रजनन कैसा होगा, मानव में प्रजनन कैसा होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। इसके लिए इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंतर्गत पूरा जो मानव के अंदर किस प्रकार से जनन होता है वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को सबसे पहले लाइक करके फिर वीडियो को बंद करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।